उनकी कटिंग लेकर, तो उस वक्त के मैंने होम मिनिस्टर जी हमारे ये राजनाथ सिंह जी हैं, उनको ये 13 जनवरी उसी दिन शाम को पूरी लेटर लिख के 14 जनवरी को मैंने उन्हें पोस्ट कर दी, अखबारों की कटिंग साथ लगा के, साथ ये अखबारों की कटिंग पूरी साथ लगा के 6 मई 2019 को यह लेटर वहां पर होम मिनिस्ट्री के जो जम्मू कश्मीर का विंग है, वहां से लेटर जम्मू के रेवेन्यू सेक्रेटरी को आती है और प्राइवेट सेक्रेटरी टू गवर्नर को आती है। उसमें क्लियर कर लिखा है, विद रिक्वेस्ट फॉर पासिंग सूटेबल डायरेक्शंस टू द कंसर्न अथॉरिटीज फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन इन द मैटर एक्सपीडिशियसली। भाई जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन लेके हमें अपडेट किया जाए। लेकिन संसार जी, अफसोस ये होता है, सिखों को इंसाफ देने की बारी आई पार्टी को भी हो। अब ये जहाँ बीजेपी रूल स्टेट रही है, अब इनडायरेक्ट रूल यहाँ पर भी एलजी साहब उनकी तरफ से हैं, तब भी हमें इंसाफ नहीं मिला। मैं सबको भी ये बताना चाहूंगा, देखने वालों को, ये पूरी फाइल 89 की है। ये जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस आप देखते हैं 89 और 84 के राइट्स की, ये फाइल मेरे पास है, डेली इसको हर बार फॉलो करता हूँ। और ये लेटेस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक लेटर है, ये एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। रोज की तरह सूरज वैसे ही चढ़ा था। सारे लोग रोजमर्रा की जिंदगी की तरह अपने अपने कामकाज पर निकले थे। कुछ लोग खुशी मना रहे थे, लेकिन कौन जानता था कि ये दिन मातम में बदलने वाला है। यह कहानी 13 जनवरी 1999 की है। उस दिन क्या हुआ था, आप लोग इस कहानी को गौर से सुनिए। नगर कीर्तन जम्मू के चांद नगर से नानक नगर तक नहीं आता था। पूरे शहर से नानक नगर होकर के नगर कीर्तन पहुंचता था। जम्मू के सारे लोग उस नगर कीर्तन के दर्शन करते थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था, क्योंकि 1984 में देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का कत्ल हुआ था। वो आग जम्मू कश्मीर में उस तरीके से नहीं पहुंची थी जिस तरीके से 1999 को पहुंचने वाली थी। उस दिन नगर कीर्तन निकल रहा था, बच्चे उस नगर कीर्तन में भाग ले रहे थे और सारे लोग, औरतें, बुजुर्ग सभी उस नगर कीर्तन में थे। चल रहे लोगों के ऊपर पत्थर मारना शुरू कर दिए गए। ऐसा क्यों हुआ? उस दिन हुआ क्या था? इस कहानी को अगर जानना चाहते हैं सबूतों के साथ, तो वो एक ही शख्स है जो हमें बता सकता है। वो हैं आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह, सिख प्रोग्रेसिव फ्रंट के प्रेसिडेंट और डीजीपीसी के वाइस प्रधान। वो हमारे साथ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू सुनीता जी। कहानी दुखदाई है। ये पूछने से और इसे सोचने से रूह कांपती है कि उस दिन के हालात क्या बने होंगे। आप नानक नगर में उस वक्त भी रहा करते थे। मैं सिटी में रहता था। आप सिटी में रहते थे। ये कहानी भी है कि बड़े सारे लोग उस वक्त वहाँ से अपने घर छोड़ के उस हालातों के बाद नानक नगर की ओर, सिंबल की ओर, उन लोगों को उस ओर चले गए जहाँ पर वो सुरक्षित महसूस करते थे। हुआ क्या था? संसार जी, एक चीज़ तो मैं थोड़ा बोलने से पहले ये क्लियर कर दूं, क्योंकि कई बार हमारे सुनने वाले श्रोता, दर्शक, देखने वाले हमारी कम्युनिटी में से भी कहीं ये ऑब्जेक्शन करते हैं कि एज ए डीजीपीसी के वाइस प्रेसिडेंट हो, एज ए सिख हो, तो आप हिंदी में क्यों बात करते हो। मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि जो जैसे आपने कहा कि आपके चैनल के दर्शक हमारे नॉन सिख ज़्यादा हैं, पंजाबी कहीं उसमें से कम समझते हैं, इसलिए, वरना पंजाबी मदर टंग है, मैक्सिमम हम वही कोशिश करते हैं बोलें। इस वजह से मैं हिंदी में बात करूंगा, क्योंकि सबको, जम्मू वासियों को समझ आए, जहां जहां आपकी न्यूज जाती है, वर्ल्ड वाइड जाती है, उनको पता चले भाई क्या हुआ था। सर 89 में जम्मू में इंदिरा गांधी की, वहाँ जब 84 में हुआ था, उसके बाद स्तौन सिंह, बेअंत सिंह को वहाँ फांसी दी गई। तो कुछ ही दिन हुए थे कि 89 में बहुत चीज़ें जम्मू में, तो कुछ एक लोगों ने, बच्चों ने, नौजवान वीरों ने उन दोनों की फोटोग्राफ यहाँ एक ट्राली के आगे लगा के रखी थी। तो जम्मू की किसी एक संस्था को वो नागवारा गुजरा, उन्होंने ऑब्जेक्शन शुरू कर दी, भाई ये इसको उतारो। वो उतारने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, पुलिस कुछ कहती तो बात समझ में आती है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम, पुलिस कुछ कहती, तो उन हालातों को देखते हुए हालात चुप रहे। नगर कितना के बढ़ता गया, जो ही परेड तक पहुंचता गया वो, तो वहां पर टेंशन ज्यादा क्रिएट होने लगी।
वो एक राइट विंग संस्था जिसका जिक्र अंसारी कमीशन में भी है, भाई वो उसके लोग थे जी। अब तो नगर कीर्तन खुले इलाके में निकलता है, गांधीनगर सिटी नान होके, तब तंग गलियों में से निकलता था जी। तो तंग गलियों में जब घुसा, जैन बाजार, पकड़ंगा, तो वहां पर छत के ऊपर से जैसे आपने कहा कि गर्म पानी रखा गया, गर्म पानी फेंका गया, तो सब जगह बड़ी टेंशन हुई, हालात ऐसे हो गए कि सबको दौड़ना पड़ गया, भागना पड़ गया। छतों से पथराव किया गया, ईंटें पहले कैसे आई, किसने रखी ऊपर, क्यों इकट्ठी की, ये भी एक विषय इन्वेस्टिगेशन था, लेकिन उस पर भी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। तो जब लोगों को अपनी जान बचाने के लिए, बच्चों को, बच्चियों को, वहाँ के लोगों ने, जो वहाँ के और अवाम था, जनता, उन्होंने बड़ा अच्छा कम्युनल हार्मनी का संदेश देते हुए हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को अपने घरों में रखा जी। क्योंकि संजात जी, जैसे मैं कहता हूँ, कुछ हर कम्युनिटी में कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ शरारती अंसर होते हैं, तो कम्युनिटी ज्यादा, मैक्सिमम कम्युनिटीज में लोग अच्छे भी बड़े होते हैं जी। तो किसी को उन्होंने दूसरा दिन घर छोड़ा, किसी दिन दूसरी शाम को जब हालात ठीक हुए, तो वरना किलिंग्स और भी ज्यादा हो सकती थी। तो उस जब हालात ऐसे बने तो उसके बाद ये चीज हुई। अब एक चीज सरकार की लापरवाही कह लीजिए, नेग्लिजेंस कह लीजिए, क्योंकि उन दिनों एक स्पेशल एडवाइजरी जारी की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से जी। भाई अभी ताजा फांसी हुई है सतवंत सिंह बयान सिंह को, तो ये हालात कहीं ऐसा ना हो, उन्होंने इनको 1 महीना पहले एडवाइजरी जारी कर दी थी, भाई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, एडिशनल आप डिप्लॉयमेंट करोगे, जहां 10 कंपनियां लगाते हो वहां 20 लगाओगे, 20 लगाते हो 30 लगाओगे, और पेरिफेरी के ऊपर रूफ टॉप पे भी आपकी सिक्योरिटी का इंतजाम होना चाहिए। पूरी वहां से ये इनको एडवाइजरी जारी की गई थी, उसके बावजूद ये इन लोगों ने उस चीज का ख्याल नहीं रखा जी। उसके बाद जब ये 14 लोग शहीद हो गए, एक ही दिन में नहीं हुए, 2-4 ऑन द स्पॉट मारे गए। अच्छा, हुए कहां पर? ज्यादा सिटी में परेड में हुए, शहीदी चौक में हुए, पकड़ंगा की तरफ हुए, पाइन तीर्थे में हुए, जहां जहां से लोगों ने निकलने की कोशिश की वहां उनको पकड़ के मारा गया। फ्लाईओवर के ऊपर हुआ, MLA हॉस्टल के बैक साइड पे हुआ। तो कैसी में नीचे लेबर क्लास रहती है जी, वहां भी उस राइट विंग का वहां पर ऑफिस था, वहां से उनको भी कह दिया गया भाई आप यहां से किसी को नहीं जाने दोगे। तो वहां से जाते हुए लोगों को वहां मारा गया, बुजुर्गों को मारा गया, महिलाओं को मारा गया, बच्चों को मारा गया, तो युवाओं को मारा गया। तो कुछ लोग हॉस्पिटल में भी एडमिट हुए। उसके बाद जब कुछ लोग चंडीगढ़ में मारे गए हॉस्पिटल में इलाज कराते हुए, कुछ लोग किसी गोली से मारे गए। उस गोली का जिक्र भी आया, गोली लगी है, लेकिन ये नहीं पता चला आज तक किसने मारी। तो सलाम जी, वो उसके बाद 14 लोग गिनती करते करते एक महीना जब बीत गया तो 14 लोग मारे गए। सरकार के ऊपर काफी प्रेशर पड़ा, भाई किलिंग्स हुई है तो आखिर जिम्मेदारी सरकार की आती है, लॉ एंड ऑर्डर सरकार ने मेंटेन करना होता है, शहरियों की जान माल की हिफाजत की जिम्मेदारी सरकार पे होती है। सरकार उसमें कहीं ना कहीं फेल रही। अब सरकार ने देखा हमारी गलती है, फेलियर है, इमीडिएटली 2 दिन के अंदर बाद में एक अंसारी कमीशन, 1 मैन अंसारी कमीशन, जस्टिस M.A. अंसारी का। यहाँ पर एक सवाल है, जब वो नगर कीर्तन निकल रहा था, क्या उस नगर कीर्तन में आप शामिल थे? बिल्कुल, मैं उस नगर कीर्तन में रहा। ज्यादा नहीं चल पाया क्योंकि मेरी मैरिज थी। कुछ दिनों के बाद मेरी मैरिज थी, मैं तैयारी कर रहा था, बाजार में किया था। जिस जगह से शुरू हुआ वहां मैं गुमड़ के नजदीक उस तरफ था मैं, फिर बीच में चला गया, फिर 1-1.5 घंटे बाद जब पहुंचा, परेड में पहुंचा, टेंशन ज्यादा बढ़ रही थी। फिर मैं घर वालों में बार बार भाई आओ चलें घर, क्योंकि घर में शादी चल रही है तो टेंशन वो ना कहीं टेंशन ज्यादा हो जाए, आप घर निकलो। तो हालात का पता चल रहा भाई हालात खराब हो रहे हैं। फिर हमने सोचा शायद पुलिस कंट्रोल कर लेगी, बड़ी पुलिस है, लेकिन जब घर पहुंच गए तो फिर हमने भी देखा वहां मोहल्ले में भी इतने हालात खराब हो गए कि हालात हमारे घर पे भी अटैक करने की लोगों ने कोशिश की। कुछ सिटी में था, बिल्कुल सिटी में था, पीर मिठा में। तो क्या जिन्होंने किया, 2 लड़के दोनों आज उसमें नहीं रहे, दोनों की डेथ हो चुकी है। तब हमने देखा कि शहर में जीवन सिंह की कपड़ों की जो दुकान थी वो लूट की आ रही थी। हमने एक पुलिस वाले को देखा, मैंने यूनिफॉर्म, वो हाथ में पूरे थान उठा के जा रहा था, पुलिस वाला लूट रहा, पुलिस वाला थान वहां से लेके निकल रहा था। फिर एक शख्स आया, उसने हाथ में तलवार पकड़ दी, हमारे दरवाजे के ऊपर मारना शुरू कर दिया। हमने कोठे से उतर के मोहल्ले वाले कहने लगे आप नीचे चले हो। मैंने कहा नीचे चले जाएंगे तो ये घर में घुसाएंगे। फिर हमने छत पे चढ़ के ऊपर से पथराव किया, फिर वो लोग भागे। हालात इतने टेंस थे वहां पर। उसके बाद सरकार ने जो फिर अंसारी कमीशन का गठन किया। अंसारी कमीशन का गठन करना था, उसको 2-3 जिम्मेदारियां दी गई थी। भाई अब देखोगे भाई ऐसा क्या हुआ, कौन से सिचुएशन ऐसी बनी, भाई ये हालात क्यों पहुंचे, जिम्मेदार लोग कौन है, और इन फ्यूचर इसको कैसे रोका जा सकता है, और आप क्या रिकमेंड करते हो। उसने अंसारी कमीशन ने 23 तारीख को उसका गठन किया गया। 25 तारीख को अंसारी कमीशन चार्ज लेके नोटिफिकेशन निकाल दी। भाई जो लोग अपनी स्टेटमेंट देना चाहते हैं, कोई विटनेस देना चाहता है, तो आगे एफिडेविट, स्वोर्न इन एफिडेविट के ऊपर हमें दे।
तो वो लोगों ने विटनेस देनी शुरू की, एफिडेविट देने शुरू किए। एक शख्स ने तो ये भी दिया, वो नान सिख था, उसने कहा जी मैंने जो एफिडेविट, पुलिस ने पहले जबरदस्ती मुझसे लिखवाया, कहा जी सिखों ने भी ये दुकानें जलाई, सिखों ने भी गाड़ियां जलाई, लेकिन मैं कहता हूं मैं ऐसा नहीं, मैंने देखा नहीं, मुझसे जबरदस्ती स्टेटमेंट दिलाई गई। ये भी एक एफिडेविट उसमें देखा। और अब आप पूछोगे मैंने कहां पढ़ा, हमारे एक जर्नलिस्ट है यहाँ पर, मैं नाम उनका क्या, जम्मू में, मैं अभी नाम याद आएगा बता दूंगा, जर्नलिस्ट है जम्मू बड़े बड़े, अब उनकी डेथ हो चुकी है। तो उन्होंने मुझे एक बार बुलाया, कहते हैं जी आप बोलते रहते हो, और मैं आपको एक रिपोर्ट पढ़ाता हूँ। वहां जाकर उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए दी। उसमें एक शख्स ने यह एफिडेविट दिया था कि मैं और मेरा भाई एमएलए हॉस्टल की तरफ से जब निकल रहे थे, वहां से भाग के निकले, हमें उस शख्स ने जो बस स्टैंड पे दुकान करता था उसने हमें रोक लिया जी, मेरे भाई के सिर के ऊपर लाठी से वार किया, वो गिर पड़ा, मैं भागने में सफल हो गया। जब 1-1.5 घंटे के बाद दोबारा आया तो मेरे भाई की वहां पर मौत हो चुकी थी। इट मींस उन्होंने आइडेंटिफाई किया कौन शख्स था। उसके बावजूद अलग अलग पुलिस स्टेशन में एफआईआर लगे, टोटल 61 के करीब एफआईआर लगे जी, जिनमें मैं गांधीनगर में 14 थे, पकड़गा 25 थे, सिटी पुलिस स्टेशन सिटी में 8, बख्शीनगर में 4, सतवारी में 3, मजालता में 2, अखनूर में 4, कानाचक 1, टोटल 61 एफआईआर लगे। संसार जी 61 एफआईआर लगने के बाद कुछ लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया, लेकिन एक संस्था हमारी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इन्होंने जम्मू बंद कर दिया जी। इन्होंने कहा जी जब तक ये लोग आप नहीं छोड़ोगे, रिलीज नहीं करोगे, हम जम्मू इंडेफिनिट बंद कर देंगे। किन लोगों को छोड़ने के लिए कहा? भाई जो लोग सरकार ने अरेस्ट किए थे, जिन लोगों ने इस दंगे को भड़काया, जिन लोगों ने किलिंग्स की थी या जिन लोगों ने कुछ किया था। कुछ लोगों ने कहा, जिन जिन ने एफआईआर दी उन्होंने कहा जी हमें वो शख्स था, उन लोगों को पुलिस ने उठाया। तो जब पुलिस ने उठाया 12-14 लोगों को अरेस्ट किया, तो ये चैम्बर ने जम्मू बंद की कॉल दे दी और इंडेफिनिट दे दी। तो सरकार मजबूर होगी जी। अब सरकार मेजॉरिटी के लिए आगे झुकती है। उन्होंने कहा जी इधर क्या लेना, कम से कम अगर ऐसा नहीं करेंगे सरकार, हमारी सरकार ना कहीं टूट जाए। उन्होंने उसको प्रेशर देखते हुए तो जो लोगों को अरेस्ट किया था छोड़ दिया। तो फिर पकड़ना किसने था, इन्वेस्टिगेशन किसने करनी थी, विटनेस किसने देनी थी। विटनेस जाके चलाता भी रहता भाई जिसने हमें मारा है, उसने स्वर्न एफिडेविट पे दिया, इन लोगों ने हमें मारा है, उसके बावजूद आप प्रेशर इतना डाल दिया कि पुलिस को अपना काम ही नहीं करने दिया। जब पुलिस के काम के बीच में कोई इंटरफेयर करेगा तो उस वक्त आप क्या कर सकते हो? आप सिटी में रहते थे, भाईचारा था सब लोगों का, बड़ा प्यार था, लेकिन एक पल में ये सब कैसे बदल गया? और कितने लोग थे नगर कीर्तन में उस दिन, संख्या कितनी थी? आप देखिए उन दिनों में कुछ ज्यादा गलियां बड़ी तंग थी, फिर भी मैं कहता हूँ 15-20 हज़ार लोग हो गए, कम से कम 15-20 हज़ार लोगों के करीब जाता था। तंग गलियों से निकल के जाता था, बस पे लोग बैठते थे, वो गाड़ी जाती थी जिसमें गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश किया जाता था, वो निकली। वो लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपने सिर पे रख के गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज को कहीं किसी गुरु घर में पहुंचाया। तो हालात बहुत ज्यादा टेंस हो गए। एक बार लगता था शायद बहुत ज्यादा कैजुअलिटी हो जाएगी, फिर भी मैं जैसे कहता हूँ लोगों में कोई ऐसी कम्युनल भावना नहीं रहती जाता था लोगों में। लोगों ने बड़ी सपोर्ट की, जैसे हमने कहा हमारे मलेदारों ने, आगे पीछे लोगों ने बच्चों को बचाया, बच्चियों को बचाया, क्योंकि उनमें एक इंसानियत है जी। हर चीज मजहबी नहीं होती, सबसे बड़ा मजहब होता है इंसानियत। तो शरारती लोग गिने चुने होते हैं, वो चंद लोगों ने करके उसके साथ लेबर क्लास को अपने साथ मिला लिया, जो केसी के सामने क्वार्टर में और नीचे झुग्गी में लेबर रहती है, उनको उन्होंने एक्टिवेट कर दिया, मैसेज भेज दिया आप यहाँ से किसी को निकले मत देना। तो लेबर ने अपनी भूमिका निभाई ये कत्ल करने में। बिल्कुल उन लोगों उस जगह ज्यादा कत्ल हुए, किलिंग हुई है, केसी रोड के ऊपर हुआ, एमएलए हॉस्टल के पास हुआ, क्योंकि उस विंग का जहां कोई ऑफिस था, छोटा छोटा कार्यालय, उस जगह पर हुआ। लेकिन अफसोस हमें ये रहता है, सरकार किसी की भी रही होगी, उन्होंने अपने कुर्सी को बचाने के लिए, उनकी कुर्सी कहीं खतरे में ना पड़ जाए, मानवता को तार तार कर दिया, हमें इंसाफ नहीं मिला। चाहे वो चिट्ठी सिंहपुरा का हुआ, 36 लोग मारे गए, महजूर नगर में 6-7 लोग मारे गए, हमें इंसाफ नहीं मिला। हाँ, जब अपनी सरकारें थी इनकी, उमर अब्दुल्ला साहब ने एक बार कब्रें खोद के बंदे निकाल के उनका डीएनए करके कोशिश की भाई कातलों तक पहुंचा जा सके, लेकिन कोई ऐसी सिंसियर कोशिश हमारे साथ नहीं की गई। इसलिए मैं कहता हूँ सरकारें कोई भी हों, सरकारों ने हमारे साथ, खैर उनकी पोलिटिकल कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। अपनी सरकार अगर हमें इंसाफ देने की कोशिश करते हैं, उनकी सरकार टूट जाती है, इसलिए उनकी वो बहुत बड़ी सियासी लोगों की मजबूरी होती है। 14 से ज्यादा लोगों का कत्ल हुआ और सरकार बचाने की कोशिश की गई, पूरी कोशिश नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी। बिल्कुल नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है। और मैं कहूँगा कई जगह पर फारूक अब्दुल्ला साहब के कई एहसानात हमारी कम्युनिटी के ऊपर उन्होंने कई अच्छे काम भी किए। अब जब ऐसी सियासी मजबूरियां आ जाती हैं, तो जब मजबूरी को देखते हुए उन्होंने हाथ पीछे खींच लिए, भाई अगर मैं ज्यादा आगे जाऊंगा,
ज्यादा इन्वेस्टिगेट करूंगा तो ये चैम्बर का प्रेशर है, कल को बार भी बीच में जुट जाएगी और लोगों का प्रेशर आ जाएगा, मेरी सरकार ना टूट जाए। आज जाके पॉलिटिकल आदमी का यही मोटिव होता है भाई मैं कैसे अपनी सरकार मेरी खतरे में ना आ जाए, लोगों को इंसाफ मिले ना मिले, कई बार ये क्राइटेरिया बन जाता है। तो मैं ये भी नहीं कहूंगा कि डेलिबरेटली किया, इंटेंशनली किया, मजबूरियां बन जाती हैं। कहते हैं कुछ तो मजबूरियां रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। सो ये चीजें सरकार सियासी लोगों की मजबूरी होती है। इंसाफ भी तो नहीं मिला। 3 सरकारें 4 सरकारें अगर हम कहें बदल चुकी हैं तब से लेके अब तक, कांग्रेस की भी रही है, भाजपा की अभी है और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की सरकार भी रही है, लेकिन किसी से इंसाफ की उम्मीद, क्योंकि काफी देर से आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। देखो संसार जी, मैं जैसे मैंने कहा मैं आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते ये चीजों के ऊपर शायद मेरा ध्यान ना जाता, क्योंकि मुझे पता इंसाफ तो मिलना नहीं चाहता। 10-20 साल हो गए हैं, अब कौन सी विटनेस आएगी, कई लोग तो मर गए होंगे, विटनेस मर गई होगी, जिन्होंने मारा वो मर गए होंगे, कौन आएगा कोर्ट में? फिर लोग भी 10-20 साल के बाद बोलते हैं छोड़ो यार, आप किसी से दुश्मनी क्या लेनी, जिसने जाना था चला गया। तो वो चीजें रहती हैं। जब मैंने 80 राइट आरटीआई लगा के 84 राइट्स की डिटेल ली, तो कितने लोग रियासी में मारे गए थे तलवाड़े में, उन लोगों को कितना कितना क्लेम मिला, उनका केस का स्टेटस क्या है। तो वहां पर जो डिटेल मिल निकल के मेरे पास आई, उनका जी वहां पर फी आदमी को हमने 3,70,000 रुपया रियासती सरकार ने दिया। तब रियासी डिस्ट्रिक्ट नहीं था, उधमपुर था जी। तो 4-5 लाख का चेक जब बीजेपी की सरकार सेंटर में आई, उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां राइट्स हुए थे 5-5 लाख का चेक उनको दिया। तो इट मीन रियासी वालों को जो मरे उनको 8,70,000 रुपये मिल गया। तो अब हमारा ये था इंसाफ तो नहीं मिल पाया, कम से कम जो लोग मारे गए कहीं फाइनेंशियली बड़े वीक थे, उन लोगों को कम से कम अगर माली सपोर्ट ही कहीं ना कहीं मिल जाए। तो जब वो डाटा मैंने देखा 8,70,000 मिला, डीसी ऑफिस में आरटीआई लगाई, डिफगामा ऑफिस में लगाई, डिटेल सारी ली, देखा कि इनको सिर्फ 1-1 लाख मिला। तो फिर मेरे दिल में आया पर नहीं, फिर मैंने 2018 या 17 में बोलना शुरू किया जी। उसके बाद संसार जी 13 जनवरी तो जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2019 में जी। 30 साल हो गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, काफी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया कवरेज बहुत आई जी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। उसकी पूरी उनकी कटिंग लेकर तो उस वक्त के मैंने होम मिनिस्टर जी हमारे ये राजनाथ सिंह जी हैं, उनको ये 13 जनवरी उसी दिन शाम को पूरी लेटर लिख के 14 जनवरी को मैंने पोस्ट कर दी, अखबारों की कटिंग साथ लगा के, ये अखबारों की कटिंग पूरी साथ लगा के ये मैंने उनको पोस्ट कर दिया। इसमें मेरी ये सबमिशन थी भाई, एक तो इनको ये इंसाफ नहीं मिला, उसकी इंक्वायरी की जाए, भाई कौन थे मारने वाले, कातलों तक पहुंचा जाए, उनको सजा दी जाए। दूसरा ये था भाई इनको एट पार विद अदर स्टेट्स जो पैसा मिला बाकी को उसके मुकाबले दिया जाए। तो उसके ये अच्छा लगा कि वहां से राजनाथ सिंह जी के ऑफिस से वो लेटर जम्मू में आई। उस लेटर की कॉपी भी मैं आपको बता दूं जी। ये 6 मई 2019 को ये लेटर वहां पर होम मिनिस्ट्री के जो जम्मू कश्मीर का विंग है वहां से लेटर जम्मू का रेवेन्यू सेक्रेटरी को आती है जी, और प्राइवेट सेक्रेटरी टू गवर्नर को आती है। उसमें क्लियर कर लिखा है विद रिक्वेस्ट फॉर पासिंग इज सुटेबल डायरेक्शंस टू द कंसर्न अथॉरिटीज फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन इन द मैटर एक्सपीडिशियसली। भाई जल्दी से जल्दी इसके ऊपर एक्शन लेके हमें अपडेट किया जाए जी। लेकिन संसार जी अफसोस ये होता है सिखों को इंसाफ देने की बारी आई, पार्टी को भी हो। अब ये जहाँ बीजेपी रूल स्टेट रही है, अब इनडायरेक्ट रूल यहाँ पर भी एलजी साहब उनकी तरफ से हैं, तब भी हमें इंसाफ नहीं मिला जी। ये इसकी एलजी साहब को भी पता है, ये चीज इस केस के बारे में पता है, उनको मैंने बताया भी था जब हम आपकी मुलाकात हुई थी 14 मार्च 2021 को उनसे मिले, उनको ये बताया हमने, ये बना के भी फाइल दी, भाई ये पड़ी है, कोई वहां से सुटेबल कोई डायरेक्शंस पास नहीं की गई। जल्दी ये जब डीसी साहब के साथ मेरी मीटिंग हुई, डिपकॉम के साथ मीटिंग हुई, भाई हम क्या चाहते हैं, क्या करना है। 2 कंपोनेंट थे, एक कंपोनेंट ये था भाई जो लोग मारे गए उनको एक्स ग्रेशिया एट पार विद अदर स्टेट्स जो मिलता है वो दिया जाए। जो माली नुकसान हुआ है, क्योंकि अंसारी कमीशन ने कहा था जो लोग मरे हैं उनको फुली कंपेंसेशन दिया जाए, अच्छा, और जिनका माली नुकसान हुआ है उनको 100% क्लेम दिया जाए। जम्मू में जिन लोगों का नुकसान हुआ माली, उनको सिर्फ 10% क्लेम दिया गया, बाकी उन लोगों को क्लेम नहीं दिया गया। मैं सरकार से ये पूछता हूं, अगर आप कोई कमीशन का गठन करते हैं, अगर उसकी आपने बात सुननी नहीं, उसकी रिपोर्ट को पब्लिक नहीं करना, फिर कमीशन क्यों ऊपर आ जाते हैं। अब यही हम कन्विंस हो चुके हैं कि सरकारें कमीशन, जुडिशियल इंक्वायरी, ये प्रोब क्यों इनिशिएट करते हैं कि हालात को ठंडा करने के लिए, बाद में रिपोर्ट किसी ने आज तक नहीं निकाली। हमें तो इंसाफ मिला नहीं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, 12-12 कमीशन बन गए, नानावती बना और 12-12 कमीशन बन गए, इंसाफ हमें नहीं मिला। वर्मा कमीशन बना, इंसाफ नहीं मिला। तो बाकी सरकार, तो ये जो फाइल पड़ी है
ये डिजास्टर मैनेजमेंट में गई पहले, वहां सिमरनदीप जी थे, उनसे मेरी मुलाकात हुई, 2 बार मीटिंग की, कहने लगे ये हमें पर्टेन नहीं करती। डिजास्टर मीन नेचुरल कैलामिटी, ये जो रिलीफ में ये फंड हम नहीं दे सकते। उन्होंने होम मिनिस्ट्री को भेजा, होम डिपार्टमेंट में भेजा, वहां मैं गोयल साहब से मिला, गोयल साहब ने फाइल पढ़ी, बाद में कहने लगे ये हमें पर्टेन नहीं करती। उन्होंने रेवेन्यू को भेज दी, रेवेन्यू उन्होंने पढ़ी, उनसे मिला मैं, उन्होंने कहा जी हमें पर्टेन नहीं करती। फिर जीएडी को भेजी, वहां द्विवेदी साहब थे, उनसे भी मिले, उन्होंने कहा जी हमें पर्टेन नहीं करती। तो मैं समझता हूँ वो लोग जो बड़े हाई आईक्यू रखते हैं, अपने आप में ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो 3 साल हो गए उनको ये डिसाइड नहीं कर पाए ये किसको पर्टेन करती है, कौन इसका डिस्पोजल करेगा। हाँ जी, बात पैसे की नहीं है, इसमें कितना अमाउंट है, 1 करोड़ रुपया नहीं बनता 14 लोगों को क्लेम देने के लिए। मैं 1 करोड़ के अमाउंट के लिए भी सरकार के पास टाइम नहीं है और ये डिसाइड नहीं कर पा रही ये किसने देना है। इससे बड़ी बदकिस्मती और क्या होगी। ये इंडिया के सिटीजन्स के लिए हालात हैं। भाई जम्मू कश्मीर में जहां बड़े बड़े दावे हर चीज के किए जाते हैं, तो मैं फिर एलजी साहब से पूछना चाहता हूं, अगर 2 साल पहले भी हमने आपको ये बताया, अगर 2 साल बताने के बावजूद भी ये फाइल वही की वही पड़ी है, फिर अफसोस होता है। इससे ज्यादा बदकिस्मती क्या। फिर हम कैसे सोचें सबका साथ सबका विश्वास, मैं नहीं समझता। हमारे साथ बेइंसाफी पहले भी होती आई, आप भी बेइंसाफी हमारे साथ उसी तरह के कंटिन्यू है। और अब ये फाइल पड़ी है, मैं अब लेटेस्ट मैं इस पे आपको जरूर अपडेट कर दूं। कई बार कई लोग बोलते हुए ये कहते हैं कई चीजों का क्रेडिट लेने के लिए या कुछ करने के लिए, भाई हर चीज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या एक ही बार करने से वो नहीं होता, उसको फॉलो करना पड़ता है। मैं सबको ये बताना चाहूंगा, देखने वालों को, ये पूरी फाइल 89 की है। ये जितनी कॉरेस्पॉन्डेंस आप देखते हैं 89 और 84 के राइट्स की ये फाइल मेरे पास है, डेली इसको हर बार फॉलो करता हूं। और ये लेटेस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, ये एक लेटर है, ये एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज जी। अभी मैं जैसे विदेश गया था, वापसी आते हुए 1 दिसंबर को मैं वहां पर लालपुरा साहब जो चेयरमैन है माइनॉरिटी कमीशन के, उनसे मिला जी। उनको मैंने कहा जी आपको भी मैंने पहले बताया, अपडेट किया, अभी तक इसके ऊपर फिर कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने मुझे टाइम दिया, मैं दिल्ली गया, उनके पास मिला, 1-1.5 घंटा बैठे, उनसे बात की। तो मैं ये इतना तसल्ली से कहूंगा कि वो बात को सुनते हैं, पूरी साहब की तरह नहीं। जम्मू में आए तो 1 घंटा बात सुनने के बाद कहते हैं इनकी कोई डिमांड ही नहीं है, तो बड़ी डिमांड दो। तो अफसोस हुआ उनसे मिलके, तो दोबारा कभी आएंगे भी शायद, बलविंदर सिंह है वहां जाके उनको नहीं मिलेगा जिन्होंने कभी सुनना नहीं, करने दूर की बात है। कहता है डॉक्टर का इलाज ठीक ना हो लेकिन डॉक्टर की बोलचाल ठीक हो, आधा पेशेंट वहीं ठीक, उसकी बीमारी ठीक हो जाती है। तो लेकिन लालपुरा साहब सुनते हैं, बात सुनी, इस बार जब फिर बताया तो 2-4 दिन पहले ये लेटर मेरे पास आई है, ये लालपुरा साहब के ऑफिस से निकली है, हमारे जम्मू के चीफ सेक्रेटरी साहब को, डुल्लू साहब को लिखी गई है, जिसमें उन्होंने कहा 21/1 या 21/12 है, 9 दिन के अंदर अंदर ये हमें जवाब दीजिए, इसका अपडेट करके दीजिए, नहीं तो फिर हम केस वहाँ कमीशन में इसको केस को वहां जाकर सुनवाएंगे। अब उम्मीद जगती है कि अगर इतने इस लेवल पे ऑफिस के जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट रैंक है उनके पास, वहां से लेटर आई है, तो जरूर मेरा मकसद ये है अगर आए हैं कम्युनिटी का कोई ना कोई काम कर सकें, ये जिंदगी की 4 साल से मिली है, तो क्या अपने कौम की किसी कौम की क्या, मैं तो हर रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट कलर क्रिएट काम करता हूँ, आम जनता के लिए करता हूँ। 1000 से ऊपर आरटीआई लगा दी है, 6 मेरी पिटीशन पीएल कोर्ट पे चल रही है, जो सिखों के लिए एक भी नहीं है। हर कम्युनिटी को जिसको कोई प्रॉब्लम करता हूँ तो अपनी कम्युनिटी के बारे में बोलना मेरा फर्ज बनता है। सो ये मुद्दा उठाया है, उम्मीद करता हूँ, मैं लोगों को आश्वासन देता हूँ कि अब सरकार की तरफ से मेरे पास ज्यादा ताकत तो नहीं, जो मैं कर सकता हूँ जरूर करता हूँ। मतलब आप सरकार नहीं है लेकिन मेरे जो पास कर सकते हैं, कोई एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है, लेकिन एक विल कहते हैं, व्हेन देयर इज विल देयर इज वे, एक ये हौसला है काम करने का। काम करता हूँ, छोड़ूंगा नहीं जब तक फाइनेंस का डिस्पोजल नहीं होता। उम्मीद करता हूँ जो लोग देख रहे हैं, जिनके घरों से गए हैं, किसी की माँ गई, किसी का बाप गया, किसी का बेटा गया, किसी का भाई गया, और जो हो सकता उस वक्त उनके कई कमाने वाले जो बेचारा था, जो डिपेंडेंट था सारी फैमिली जिसके ऊपर, वो चला गया, किन हालातों से 30-34 साल से गुजर रहे होंगे। ये तो बात, अगर पैसा मिल भी जाए बहुत तुच्छ सी चीज है, लेकिन मुझे तसल्ली मिलेगी कम से कम। अगर मैं आया हूँ तो मैं जिंदगी में कुछ ऐसा कर गया हूँ, मेरे वजह से अगर कोई 2 घर भी खुश हो जाते हैं, मुझे तसल्ली हो जाएगी कि मेरे काम करने से मेरा कोई शख्स खुश हुआ, उसको तसल्ली मिली उसके घर की। जैसे मैंने एक होशियारपुर की बात करूं, 84 में जिस लेडी को 17 लोगों की लिस्ट आई, भाई हमने उनको 8,70,000 रुपया दिया। एक लेडी को उन्होंने कहा जी इस लेडी को हमने चेक भेजा था, इसका घर नहीं मिला, वो शिफ्ट कर गई है। वो होशियारपुर की थी, उपदेश कौर जी। संसार जी यकीन मानिए, मैं होशियारपुर आगे पीछे करके उसके घर तक पहुंचा, उसको मैंने यहाँ बुलाया,
रियासी डीसी के पास लेकर गया, उसको वो चेक दिलाया, और जब वो मिली मेरे घर बैठ के उसने आंखों में आंसू निकाले, कहने लगे भाई साहब आप पता नहीं कहाँ क्या बन के मेरे लिए आए फरिश्ता, मुझे पैसे की सख्त जरूरत थी, आंखों का ऑपरेशन था, मेरे पास पैसा नहीं था, सोच रहे थे किसके पास जाऊं, और आपका मैं धन्यवाद करती हूँ, आपने इस मौके पे आके हमारी सुनी, ऊपर वाले ने सुनी कि आपको भेजा, तो तसल्ली होती है ऐसे काम करके। तो ये चीजें की हैं, उम्मीद करता हूँ कि सरकार आंखें खोलेगी और आपका मैसेज, आपकी चैनल की चीजें आगे तक जाती हैं तो ये सरकार तक जाए, शायद उनको भी कहीं आंखें खोलें, पहले ये काम करने वाले हैं। सवाल अब ये है कि वो 14 लोग जिन लोगों को माव ने कत्ल किया, उन लोगों के परिवार आज भी ये इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अंसारी कमीशन की रिपोर्ट आज तक जन तक क्यों नहीं हुई? क्यों वो रिपोर्ट आज भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है? लोग इंतज़ार कर रहे हैं, सरकारें बदल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, कई सरकारें आई, कई चले गई, लेकिन अंसारी कमीशन की रिपोर्ट क्यों जन तक नहीं हुई, ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन अब बलविंदर सिंह जी ने ये चीज़ कही है कि एक उम्मीद है कि शायद इंसाफ मिलेगा। एक लंबी जंग लड़ी है और इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या उन 14 परिवारों को इंसाफ मिल पाएगा जो उस नगर कीर्तन में शामिल थे, जिनका कत्ल हुआ था, और जिन लोगों ने कत्ल किया था, क्या उन्हें सज़ा मिलेगी? क्या सरकार कभी उनको पकड़ पाएगी? जो 61 FIR दर्ज हुई थी, उनका क्या हुआ? क्यों ठंडे बस्ते में चली गई? क्या सिखों को या मनियार्टी के लोगों को भारत में सुरक्षा देना भारत सरकार की जिम्मेवारी नहीं है? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सके आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही। धन्यवाद।